Good morning, students. Today we will continue figure of speech. Figure of speech. First is personification. Yesterday we studied about metaphor and simile. और फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दे आर नथिंग ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन वेरी इफेक्टिव स्टाइल, है ना। मतलब वो क्या है, सिर्फ एक बहुत इफेक्टिव स्टाइल है जो सुनने वाले को, श्रोता को या पढ़ने वाले को बहुत असर छोड़ती है, उसके ऊपर बहुत असर छोड़ती है, एक छाप छोड़ती है। ऐसी लेखन की ये शैली है लिखने की या कवि की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण, मतलब किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, नेचर के इनएनिमेट मीन्स दैट डज नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचर के नॉन लिविंग थिंग्स को हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मतलब ह्यूमन क्वालिटीज दी, उनका मानवीयकरण किया, उनको इंसानों की जैसी विशेषताएं प्रदान कर दी। तो हम मानवीयकरण की पहले डेफिनेशन देखेंगे कि मानवीयकरण को हिंदी में हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं जैसे हवा, बादल, बिजली, पानी इत्यादि का वर्णन सजीव वस्तुओं, सजीव प्राणियों की तरह, सजीव प्राणियों की तरह किया जाता है। उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब गहना, भाषा का गहना। मानवीकरण अलंकार कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने? निर्जीव वस्तुओं जैसे हवा, बादल, बिजली, पानी इत्यादि का वर्णन सजीव प्राणियों की तरह किया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिखिए इसके। उदाहरण, सावन के जल से लताओं, लताओं मीन्स क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ठीक है। वाइन्स जिसको हम बोलते हैं, लताओं, बेलों, शाखाओं में धोया, अंग अंग निखर गया उनका रंग, निखर गया उनका रंग। मतलब जब सावन की बूंदें बरसती है, बारिश आती है, तो प्रकृति का अंग अंग खिल उठता है ना। यहाँ पर भी प्रकृति का अंग अंग खिलना, प्रकृति सजीव है क्या? नहीं, पर हम बोल रहे हैं कि उसका अंग अंग खिलता है, मतलब वो प्रफुल्लित होती है। प्रफुल्लित होती है मतलब खुश होती है। ये भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, खुश होना, दुखी होना, किसी चीज से कोई प्रभावित होना, ये सब इंसान की विशेषताएं हैं। तो ऐसी इंसान की विशेषताएं हम निर्जीव वस्तुओं को दे देते हैं, जैसे सावन यानी बारिश के जल से, लताओं, लताओं यानी क्रीपर, क्लाइंबर्स मैंने बताया आपको, बेलों और शाखाओं ने धोया अंग अंग, मतलब जब बारिश की बूंदें पौधों पर पड़ती हैं तो उनकी कैसे पूरी धूल मिट्टी सब साफ हो जाती है और पेड़ पौधे और ज्यादा अधिक हरे भरे और बिखरे नजर आते हैं ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे इस तरह से बताया है कवि ने कि वो ज्यादा असरदार दिखता है। अगर हम
इसको सिंपली लिखते कि बारिश के आने से वृक्षों की जो धूल मिट्टी है नीचे पूरी बह चुकी है, जिसकी वजह से उनका हरा कलर, हरा रंग जो है और अधिक सुंदर दिख रहा है। उससे ज्यादा असरदार तरीका हमने यहाँ ये ऐसा लिखकर किया है कि सावन के जल से लताओं बेलों शाखाओं ने धोया, अंग अंग निखर गया उनका रंग। मतलब ये काव्यात्मक प्रस्तुति हो गई उसकी, और बेलों लताओं शाखाओं का मानवीयकरण हो गया यहाँ पर। ठीक है, या फिर एक और उदाहरण लिख लीजिए, वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, वसुंधरा बिखेर देती है मोती। ये आपकी कविता का एक हिस्सा है, आपने पढ़े हैं ये वाली कविता पहले अपनी पहली क्लासेस में। वसुंधरा बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। वसुंधरा बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। कौन से मोती? आसमान में जो सितारे हैं उनको कवि ने क्या कहा है? मोती। और वसुंधरा उनको बिखेर देती है, बिखेर देती है यानी फैला देती है। तो ये वसुंधरा जो है यहाँ पर इनको इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया, अर्थ का पर्सोनिफिकेशन किया गया, दैट अर्थ स्प्रेड्स द स्टार्स इन द स्काई, है ना, दे द स्टार्स आर कंपेयर्ड टू द पर्ल्स। सो वसुंधरा को यहाँ पर का मानवीयकरण किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर है एक और लाइन, रवि बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। ठीक है, तो वो जो मोती है वसुंधरा बिखेरती है, उनको रवि यानी सूरज क्या करता है? सवेरा होने पर बटोर लेता है, मतलब उनको एकत्रित कर लेता है, जमा कर लेता है। वास्तव में क्या होता है? रात को जो सितारे रहते हैं वो सूरज की रोशनी के साथ ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की प्रखर रोशनी में वो उनको नजर नहीं आते हैं। तो इस प्राकृतिक घटना का इस तरह से यहाँ पर कवि ने सुंदर वर्णन किया है, वसुंधरा और रवि का मानवीयकरण करके। रवि मीन्स सूरज, सन। ओके, नाउ वी विल सी दिस इन इंग्लिश। Personification is a figure of speech that gives human qualities something that is not human. Personification is a figure of speech that gives human qualities to something that is not human. Personification एक figure of speech है, एक अलंकार है जो ह्यूमन क्वालिटीज मतलब मानवीय विशेषताएं प्रदान करती है जो मानव नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? किसको वो मतलब ह्यूमन क्वालिटीज दे सकती है? टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी वस्तु, एन आइडिया, और anyone or anyone. ठीक है, now let's see the examples. Opportunity
knocks at the door but once. Opportunity knocks at the door but once, मतलब अपॉर्चुनिटी यानी मौका. मौका क्या है? एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील, है ना. सो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस मीन्स मौका जो है वो सिर्फ एक बार दस्तक देता है, बार बार दस्तक देने के लिए नहीं आता. ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो आइडिया है इसका मानवीयकरण किया गया है. सेकेंड the loud thundering was frightening to young children. The loud thundering was frightening to young children. CHILDREN. The loud thundering was frightening to young children. मतलब जो बातों की गड़गड़ाहट है वो छोटे बच्चों को डरा रही थी. बारिश के मौसम में जब बहुत गड़गड़ाहट होती है तो छोटे बच्चे क्या, हम बड़े भी डर जाते हैं ना स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर डराने की जो विशेषता है, मतलब जैसे आपके बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को डराते हैं, है ना. तो इसमें कौन सी क्वालिटी आ गई डराने की? थंडर्स में वो क्वालिटी आ गई. मतलब इसका यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया. थंडरिंग यानी गड़गड़ाहट का पर्सोनिफिकेशन हो गया कि वो छोटे बच्चों को फ्राइटन कर रहा है, डरा रहा है. ठीक है. देन थर्ड, the sunshine was playing hide and seek. Sunshine means sunlight, सूरज की धूप. was playing hide and seek मतलब लुका छुपी खेल रही थी. छोटे बच्चों के जैसे सनशाइन जो है वो लुका छुपी खेल रही थी. जब किसी बदली वाले दिन कभी बादल, कभी छाव, कभी धूप, कभी छाव ऐसे आते रहता है, तो कभी उसको कैसे सोचता है कि सनशाइन जो है वो छोटे बच्चों के जैसे छिप रही है, निकल रही है, छिप रही है, निकल रही है. तो यहाँ पर सनशाइन का पर्सोनिफिकेशन हुआ है. ठीक है. देन एक और एग्जांपल देख लेंगे. The rough sea threatened, threatened the sailors. The rough sea threatened the sailors. मतलब जो अशांत समुद्र था वो सेलर्स मतलब नाविक जो है, जो समुद्र की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें चेतावनी दे रहा था, उन्हें धमकी दे रहा था. तो ये भी यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन हो गया है सी का. और ये ह्यूमन, कौन सी ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पर आई है? चेतावनी देने की या धमकी देने की. ठीक है. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाइपरबोली. HYPERBOLE. इसका अगर प्रोनाउंसिएशन आप जैसा वर्ड है वैसे करेंगे तो हो जाएगा हाइपरबोल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोली. मतलब कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना. इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार.
इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जब किसी वस्तु का वर्णन, कोई वस्तु या कोई घटना भी हो सकती है, ठीक है, किसी वस्तु का वर्णन या पदार्थ का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण, यह समाचार सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब कोई समाचार जो सुना उसकी वो कितना मतलब ज़्यादा प्रभावशाली था, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया है कि यह समाचार सुनते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। अब पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है क्या? नहीं खिसक सकती, लेकिन हमने अपनी भाषा, अपने कथन को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा कहा। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। योद्धाओं ने रणभूमि में रक्त की नदियां बहाई। रक्त की नदियां बहा दी, मतलब योद्धाओं ने रणभूमि में रक्त की नदियां। अब बहुत सारे लोग जहाँ पर मरते हैं, जैसे कलिंग युद्ध हुआ था, लाखों लोग मरे थे, तो वहाँ उसका वर्णन करते समय हम बोल सकते हैं कि कलिंग युद्ध ने रक्त का सैलाब ला दिया था। ठीक है, तो ऐसे रक्त का सैलाब लाना या नदियाँ लाना ये बहुत ऐसे होता तो नहीं है, कितने भी लोग मर जाए नदी तो नहीं बह सकती, लेकिन उस घटना को बहुत प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए, उसकी भयानकता को दर्शाने के लिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पढ़ने वाले या सुनने वाले पर वो असर छोड़े, उसका ध्यान को आकर्षित करे। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेंगे। Hyperbole means excess. Hyper means excess, huh? Hyperbole is an exaggeration. Exaggeration मतलब अतिशयोक्ति, कोई ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, exaggeration, ओवर स्टेटमेंट यानी बड़ा चढ़ावा बोलना। Used is an exaggeration used to draw the readers, used to draw the attention of readers or listeners.
हाइपरबोल या हाइपरबली जो है एक ऐसा ओवर स्टेटमेंट होता है, अतिशयोक्ति होता है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर और लिसनर। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, योर suitcase weighs a ton। कोई सूटकेस बहुत भारी है तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, बाप रे क्या भरा है इसमें, टनों वजन है इसका, है ना। तो ये हो गया अतिशयोक्ति, मतलब बोलने वाले के ऊपर आपकी जो ये शैली है वो असर करेगी कि वाकई मेरा सूटकेस बहुत भारी होगा। देन सीमा मेड हर चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर एजेस। मतलब सीमा अपनी बचपन की सहेली से सालों बाद या सदियों बाद मिली। अब सीमा जो है वो एक लड़की है, वो सदियों बाद या कैसे मिल सकती है ना, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो 70-80 से 90 to 100 वी कैन से, नॉट मोर देन दैट, है ना। तो सीमा जो है वो अपनी सहेली से एजेस मतलब कई युगों के बाद मिली, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि वो कई मतलब लंबे अंतराल के बाद मिली। शी मेट टू हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट writer is trying to draw your attention by saying that she met to her friend after ages. So that's over for today, students. We will see other figure of speech in next period. Bye.